क्या क्रांति केवल श्रमिक वर्ग की जिम्मेदारी है? क्या माओ का विचार केवल चीन तक सीमित है या यह वैश्विक क्रांतिकारी संघर्ष को प्रभावित करता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माओ जेदांग के बारे में, जो चीन की क्रांति के प्रमुख नेता और आधुनिक चीन के निर्माता थे। उन्होंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद को चीन की परिस्थितियों के अनुसार ढालकर एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, जिसे माओवाद कहा जाता है। माओ जेदांग का जीवन और कार्य। माओ जेदांग का जीवन परिचय बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के सौसान कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक गरीब किसान थे, जो आगे चलकर एक धनी कृषक और गेहूं के व्यापारी बन गए। माओ ने 8 साल की उम्र में अपने गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ना शुरू किया, लेकिन 13 की आयु में अपने परिवार के खेत में काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उन्होंने खेती छोड़कर हुनान प्रांत की राजधानी चांगसा में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की। माओ ने 1918 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1919 में 4 मई आंदोलन के लिए अपने शिक्षक और भविष्य के ससुर प्राध्यापक यांग चांग जी के साथ बीजिंग की यात्रा की। प्राध्यापक यांग जांग जी पीकिंग विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण पद पर थे और उनकी सिफारिश पर माओ ने सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर काम किया। माओ ने अंशकालिक छात्र के रूप में पंजीकृत होकर कुछ व्याख्यानों और विद्वानों के सेमिनारों में भी भाग लिया। माओ ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़कर माओवाद नामक सिद्धांत को जन्म दिया। उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना से मृत्यु पर्यंत तक चीन का नेतृत्व किया। माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति नामक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण गंभीर अकाल की सृजना हुई और चीनी समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को ठेस पहुंची। माओ का निधन 9 सितंबर 1976 को बीजिंग में हुआ। वे संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं और टाइम पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हैं। माओ की प्रमुख रचनाएं। ऑन प्रैक्टिस। यह क्रांतिकारी विचारधारा और ज्ञान के स्रोत पर आधारित है। माओ ने यहाँ विचार किया कि सच्चे ज्ञान का स्रोत वास्तविक अनुभव होता है। ऑन कंट्राडिक्शंस। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। इसमें उन्होंने द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को स्पष्ट किया और बताया कि विरोधाभास किसी भी परिवर्तन का मूल होता है। कोटेशन फ्रॉम चेयरमैन माओ जेडोंग। यह माओ के विचारों का संकलन है और इसे लिटिल रेड बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उनके भाषणों और लेखों के प्रमुख उद्धरण शामिल हैं। ऑन गुरिल्ला वार। यह छापामार युद्ध की रणनीति पर आधारित है। इसमें माओ ने गोरिल्ला युद्ध की तकनीकों और सिद्धांतों को वर्णित किया है और बताया कि यह युद्ध किस प्रकार से कमजोर राष्ट्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। माओवाद और मार्क्सवाद लेनिनवाद। माओवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद का एक संशोधित रूप है, जिसमें कृषि और ग्रामीण प्रांत को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने चीनी संदर्भ में क्रांतिकारी विचारधारा को अनुकूलित किया, क्योंकि चीन में मुख्य रूप से कृषि समाज था, जबकि मार्क्सवाद लेनिनवाद औद्योगिक श्रमिक वर्ग पर केंद्रित था। छापामार युद्ध की रणनीति का उपयोग करके माओ ने चीनी गृहयुद्ध में जीत हासिल की। निरंतर क्रांति का समर्थन किया, जिसमें समाजवाद को मजबूत करने के लिए बार बार सुधार और संघर्ष की आवश्यकता थी। राज्य और क्रांति पर विचार। माओ ने कहा कि राज्य एक वर्गीय उपकरण है जो शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। उन्होंने पूंजीवादी और सामंती ताकतों के खिलाफ जनयुद्ध का आह्वान किया। माओ ने जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा दी, जिसमें किसानों, मजदूरों, छोटे पूंजीपतियों और राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों की संयुक्त क्रांति पर बल दिया। राज्य की शक्ति बंदूक के नली से निकलती है। यह कथन माओ के सैन्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। सांस्कृतिक क्रांति और विचारधारा। माओ ने कहा कि क्रांतिकारी विचारधारा को बनाए रखने के लिए संस्कृति और शिक्षा प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। बौद्धिक वर्ग और पूंजीवादी प्रभावों का विरोध किया और रेड गार्ड्स को प्रोत्साहित किया। माओ ने तर्क दिया कि पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक संस्थानों को खत्म करके समाजवादी चेतना विकसित की जानी चाहिए। किसान क्रांति और सामूहिक खेती। माओ ने किसानों की क्रांति की प्रमुख शक्ति माना, जबकि पारंपरिक मार्क्सवादी सिद्धांत औद्योगिक श्रमिक वर्ग पर केंद्रित था। उनकी क्रांतिकारी रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को घेरों पर आधारित थी।
महान उछाल माओ की एक प्रमुख नीति थी, जिसमें कृषि और औद्योगिकीकरण को तेजी से बढ़ाने के लिए सामूहिक कृषि और जन अभियान शुरू किए गए। इस नीति की असफलता के कारण गंभीर अकाल पड़ा और लाखों लोग मारे गए। माओ की सामूहिक खेती की नीति ने छोटे किसानों को बड़े राज्य नियंत्रित इकाइयों में संगठित किया, जिसे सामूहिकता कहा जाता है। इस नीति के तहत किसानों को सरकारी संचालित कम्यूनों में रखा गया और केंद्रीकृत नियंत्रण के तहत काम किया गया। माओ की आलोचना। महान उछाल और सांस्कृतिक क्रांति की विफलता ने चीन की अर्थव्यवस्था और समाज को गंभीर क्षति पहुंचाई। व्यक्तित्व पूजा को बढ़ावा दिया गया, जिससे चीन में एकाधिकारवादी शासन स्थापित हुआ। अधिनायकवादी शासन और मानवाधिकारों के हनन के लिए आलोचना की गई। निष्कर्ष। माओ जेदांग को चीनी क्रांति और समाजवाद को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए जाना जाता है। उनका विचार था कि क्रांति को जीवित रखने के लिए निरंतर संघर्ष और सुधार आवश्यक है। माओवाद आज भी कुछ देशों में क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में प्रभावी है, विशेष रूप से नेपाल, भारत और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।